इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। और भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में भारतीय संविधान की विशेषताएं और उसके बाद में भारतीय संविधान की आलोचना। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान की भूमिका। भारत के संविधान निर्माताओं का उद्देश्य किसी अनोखे संविधान की रचना करना नहीं था, बल्कि वे एक व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने विश्व के प्रमुख संविधानों से ऐसे तत्वों को अपनाया जो भारतीय समस्याओं का समाधान कर सकते थे। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है, यानी कि भारतीय संविधान एक मौलिक संविधान नहीं है, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न तत्वों को अपनाया गया है। इसलिए भारतीय संविधान में मौलिकता का अभाव है। जो भारत के संविधान निर्माता थे, उनका उद्देश्य यह नहीं था कि हम दुनिया से अलग संविधान बनाएं, बल्कि उनका उद्देश्य यह था कि हम एक ऐसा संविधान बनाएं जो भारतीय समस्याओं को दूर कर सके। अब देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित दस्तावेज है। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। तो भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है और विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान है। मूल रूप से संविधान में, यानी कि जब 1949 में संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तब की बात है। तो मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 470 अनुच्छेद, 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान विस्तृत अर्थात बड़ा होने के पीछे निम्नलिखित 4 कारण हैं। यानी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है, इसके 4 कारण हैं। पहला कारण है भारत का विस्तार और विविधता, यानी भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में विविधता पाई जाती है। दूसरा कारण है 1935 के अधिनियम का प्रभाव। तीसरा है केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान। और चौथा है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभाव। तो ये हो गई सबसे पहली विशेषता, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। अब देखते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता में आते हैं संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा विश्व के अन्य संविधानों से भी अनेक प्रावधान लिए गए हैं। अब देखते हैं कि कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहले है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता और राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। जैसे ब्रिटेन में सम्राट होता है, वैसे ही हमारे भारत में राष्ट्रपति होता है। तो जो राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति है या जो नाम मात्र की स्थिति है, वो ब्रिटेन से ही ली गई है। दूसरा है अमेरिका। तो अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद तथा राष्ट्रपति पर महाअभियोग। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कनाडा से लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है जर्मनी से, जबकि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। और आपातकाल कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। और सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्य। आयरलैंड से लिया गया है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, यानी कि DPSP। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन।
और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना और समवर्ती सूची, और जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखते हैं तीसरी विशेषता। तीसरी है लचीले तथा कठोर संविधान का मिश्रण। तो लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन करने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से ही संविधान में संशोधन हो जाता है, और कठोर संविधान वह होता है जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला है और अमेरिका का कैसा है, कठोर संविधान है, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। यानी भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें सामान्य प्रक्रिया द्वारा ही संशोधन हो जाता है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पर विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं चौथी विशेषता। चौथी विशेषता है ढांचे में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक। यानी कि जो भारतीय संविधान है उसका ढांचा तो संघीय है, लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसका जो सार है, वह एकात्मक है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ सरकार के सभी सामान्य लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार यानी कि एक तो केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। तो जो ये विशेषताएं हैं ये एक संघात्मक या संघीय व्यवस्था में पाई जाती हैं, और ये भारतीय संविधान में भी पाई जाती हैं। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक लक्षण भी विद्यमान हैं, यानी कि जो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है उसके लक्षण भी विद्यमान हैं। जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, यानी कि केंद्र व राज्यों का एक ही संविधान है, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकाल। यानी कि इन व्यवस्थाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। तो जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें विभिन्न राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं, जबकि जो राज्यों का संघ होता है उसमें जो देश की जनता होती है वह मिलकर के संघ का निर्माण करती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब देखते हैं पांचवी विशेषता। पांचवी है संसदीय शासन व्यवस्था, और संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में पाई जाती है। भारतीय संविधान ने ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय तथा सहयोग पाया जाता है। कार्यपालिका का मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और विधायिका का मतलब संसद। भारत में संसदीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली है वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका, और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, और नाम मात्र की कार्यपालिका होता है राष्ट्रपति। दूसरा है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा है कार्यपालिका के सदस्य संसद के ही सदस्य, यानी कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वे संसद के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्री होते हैं वे संसद के ही सदस्य होते हैं। और चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो ये हो गई संसदीय शासन व्यवस्था। अब छठा है संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो संसदीय संप्रभुता कहाँ पाई जाती है? ब्रिटेन में, और न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ पाई जाती है? अमेरिका में। तो भारतीय संविधान में इन दोनों में समन्वय स्थापित किया गया है, संतुलन स्थापित किया गया है।
संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो दूसरी ओर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी कि भारतीय संविधान में संसद की संप्रभुता को भी अपनाया गया है और न्यायिक सर्वोच्चता को भी अपनाया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है ये हमें पता ही है कि अगर संसद कोई ऐसे कानून बनाती है जो संविधान के प्रतिकूल होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रद्द कर सकता है या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब देखते हैं सातवीं विशेषता। सातवीं है एकीकृत न्यायपालिका तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर स्थित है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय स्थित हैं। राज्यों में उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और वह संविधान का रक्षक है। संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखने की बात की गई है, ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र बनी रहे, स्वतंत्रतापूर्वक बिना कार्यपालिका के दबाव के अपना कार्य करती रहे। अब देखते हैं आठवीं विशेषता। आठवीं है मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगर आपको अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 तथा 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति व शिक्षा, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के साधन हैं। तो मौलिक अधिकार हैं वो किसको बढ़ावा देते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र को। ये बात बहुत मोस्ट है, इसको याद रखना कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है और न्यायालय उपचार प्रदान करता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में उपचार प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय उपचार प्रदान करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये 5 प्रकार की रिट हम तब पढ़ेंगे जब अलग से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी होते हैं। अब देखते हैं 9वीं विशेषता। 9वीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि DPSP तत्व। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। इनका कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, जबकि जो मूल अधिकार होते हैं वो किसको बढ़ावा देते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र को। और जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व होते हैं वे बढ़ावा देते हैं सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र को। इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनको न्यायालय लागू नहीं कर सकता है। इनको लागू करना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। जबकि जो मूल अधिकार होते हैं वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, यानी कि न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। जबकि जो ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मूल अधिकार हैं और जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं उनमें कोई दो अंतर बताओ, तो पहला अंतर तो ये हो जाएगा कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जबकि डीपीएसपी तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं, जबकि डीपीएसपी तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब आगे देखते हैं। ये शासन के मौलिक सिद्धांत हैं, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी और तीसरा है उदारवादी। अब देखते हैं 10वीं विशेषता। 10वीं है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। डीपीएसपी की तरह है, ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। जो मूल अधिकार होते हैं वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्व परिवर्तनीय नहीं हैं और मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं हैं। अब देखते हैं 11वीं विशेषता। 11वीं है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। नागरिकों के मध्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ये हो गई 11वीं विशेषता, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब है 12वीं विशेषता, एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जैसे कि ब्रिटेन में है और अमेरिका में कौन सी है, दोहरी नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, भले ही वे भारत के किसी भी राज्य में पैदा हुए हों। 13वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। संकट काल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, यानी कि जब भारत में कोई संकट हो तो उस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। और ये प्रावधान 3 प्रकार के हैं, या फिर 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 352 में। और यह कब लगाया जाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा है राज्य आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है, और अनुच्छेद 356। और ये कब लगाया जाता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। यह तब लगाया जाता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में हो। तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की क्या आलोचना की जाती है। सबसे पहली आलोचना है उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान या उधार का थैला
कहते हैं। इन्हीं के आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कुछ भी नहीं है, विश्व के दूसरे संविधानों से प्रावधानों को शामिल किया गया है। यह आलोचना तर्कसंगत नहीं है। इस आलोचना का उत्तर देते हुए अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले से ही तय हो चुका है। संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी आज पूरी दुनिया में है, इसलिए सभी संविधानों के मुख्य प्रावधानों में समानता दिख सकती है। यानी कि अंबेडकर ने कहा था कि विश्व में जिस भी प्रकार के संविधान हो सकते हैं, जितने भी संविधान हो सकते हैं, वो पहले ही बन चुके हैं, तो हम नया संविधान नहीं ला सकते हैं। विश्व के विभिन्न संविधानों में कुछ न कुछ समानता अवश्य पाई जाती है। तो या तो आप संसदीय शासन व्यवस्था को अपना सकते हैं, या अमेरिका की तरह है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को अपना सकते हैं, या दोनों के मिश्रण को अपना सकते हैं। इनके अलावा कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। दूसरी आलोचना है 1935 के अधिनियम की कॉपी। आलोचकों का कहना है कि भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की नकल है। हालांकि यह सही है कि भारतीय संविधान का 2/3 भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन इस अधिनियम के वे ही प्रावधान संविधान में शामिल किए गए हैं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं। तीसरी आलोचना है वकीलों का स्वर्ग। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा को संविधान में शामिल किया गया है, उसके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। तो ये हो गई भारतीय संविधान की विशेषताएं और इसकी 3 आलोचनाएं।